पहला सौदा में आप सबका स्वागत है और बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में बता दूं आपको कि शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी के मुताबिक 1.5% मजबूत है, लेकिन अगर आप एडजस्ट करके देखें कल की क्लोजिंग को तो शायद 25 पॉइंट ऊपर खुलने के संकेत। लेकिन निक्केई के बाजार जो कल की छुट्टी के बाद आज खुले गिरावट को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, 5.5% नीचे, उससे डरिए मत। स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट है। हांगकांग के बाजार 0.5% नीचे, लेकिन हांगकांग में भी ध्यान रखें काफी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता दिख रहा है। कॉस्पी कोरिया के बाजारों को लेकर जो खबरें आने की ट्रेडिंग होल्ड हो गई, ये हो गया, वो सब कल की बात थी। आज अभी 2% नीचे कोरिया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कमजोरी है, पैनिक नहीं, ये मानकर चलें एशियाई बाजारों के हाल को। आप तो 7,000 के आसपास खुलेंगे, आप ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। अब मैं राय लूंगा कुछ स्टॉक्स पर। हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर जो नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, मैं ये कहूंगा कि नंबर्स अच्छे हैं, खराब नहीं है। क्योंकि देखिए पिछली तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प ने 3% मार्जिन बढ़ाए थे और इस बार फिर से मार्जिन में थोड़ा और इंप्रूवमेंट हुआ है, 15.6% पर पहुंचे मार्जिन। तो ईबिटा थोड़ा सा हमारी उम्मीद से बेहतर आया है, आय थोड़ी सी उम्मीद से बेहतर आई, हालांकि कोई बहुत ज्यादा बढ़कर नहीं आई, लेकिन इस खराब माहौल में भी कम से कम थोड़ा थोड़ा बेहतर प्रदर्शन प्रॉफिट, आय, मार्जिन में सब में किया है। ये बताएं हीरो मोटोकॉर्प इन लेवल्स पर आकर्षक है खरीदने के लिए आज से? मयूरेश, क्या कहेंगे आप? मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक जो पैरामीटर्स आप कह रहे हैं काफी हद तक आई थिंक एक्सीड किया है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को। जहां तक बेटा मार्जिन का सवाल था 15.6 काफी ऊपर आए थे, बोथ ऑन बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट डिफ्लेशन और जैसे इनका कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम लीव के बेनिफिट्स बैलेंस शीट पे आ रहे हैं। क्लियरली आई थिंक जो वॉल्यूम्स की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, प्रॉब्ली आई थिंक द डिपेंडेंस ऑन रूरल इंडिया इज वेरी हाई फॉर हीरो मोटोकॉर्प कंपेयर टू बजाज ऑटो। तो एक पॉइंट ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि 40% सेल्स आई थिंक रूरल इंडिया से आते हैं और अगर मानसून की हम जो उम्मीद लगाए बैठे हैं फ्रॉम वेरियस रिपोर्ट्स, इट टर्न्स आउट टू बी गुड, एक सब्सटेंशियल वॉल्यूम इंक्रीज देखने मिल सकता है और द नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है जो रियलाइजेशन इंक्रीज देखा था EBITDA at 1150 odd crores, प्रॉफिट at 796 odd crores, आई थिंक द परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट रीजनेबल। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक अक्यूमुलेट किया जा सकता है लोअर लेवल्स पे। आई थिंक टू व्हीलर स्पेस में अगर मुझे चूज करना है तो हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स, आई थिंक दीज विल बी आवर 2 टॉप पिक्स। ऑलराइट, तो हीरो मोटोकॉर्प अच्छे नतीजे इन्होंने पेश किए, लेकिन कमजोर नतीजे भेल ने पेश किए। राकेश, चार्ट देखकर बताइए, हर रोज 52 हफ्ते के निचले स्तर ये शेयर छू रहा है। अब देखिए 1100 करोड़ रुपए का घाटा इन्होंने पेश किया है 213 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले। मार्जिन में भी बड़ा कट देखने को मिला है। कहां पर सपोर्ट लेगा ये शेयर? देखिए हेमंत, जैसे आपने राइटली मेंशन करा कि रोज नए लोज लगा रहा है। अगर आप देखें तो टेक्निकली 102, 101 के अराउंड एक बड़ा टेक्निकल सपोर्ट आता है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। और प्राइस वॉल्यूम एक्शन ये दर्शाता है कि BHL इजीली जो इसका एक बड़ा सपोर्ट है 102 के अराउंड, उसको टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो ये राय इस वक्त भेल के स्टॉक्स पर, और बेहद कमजोर नतीजे के बाद भेल पर अगर और मार पड़ती दिखे तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, ये बात तो तय है। चलिए, लेकिन मार पड़ेगी या रिकवरी होगी, ये अब से 20 सेकंड बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि शुरुआत होने वाली है प्री ओपनिंग सेशन की भारतीय बाजारों के लिए। बेहतर शुरुआत की उम्मीद आप कर सकते हैं अगर एशियाई बाजारों से, एसजीएक्स निफ्टी से आपको कोई संकेत लेना है तो। लेकिन रिकवरी 7,000 के ऊपर टिकाऊ होगी क्या? होगी तो कितना ऊपर जा सकते हैं? ये कुछ बड़े सवाल है जो बाजार के खुलने के साथ ही पता चलेंगे। साथ ही मेरी नजर एक और पैरामीटर पर है और वो है रुपए की ओपनिंग पर। कल आप देखिए लगभग 0.5% कमजोर होकर रुपया बंद हुआ है, 45 पैसे 44 पैसे गिरा है, 68 रुपए 29 पैसे 2.5 साल के निचले स्तरों पर क्लोजिंग बेसिस पर। शुरुआत पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर सेंचुरी मारता हुआ। सेंसेक्स 100 अंकों पर, 170 अंकों पर, निफ्टी 65 अंकों की मजबूती के साथ। क्या है मजबूत? कोटक महिंद्रा बैंक 4%, सन फार्मा 2%, आज नतीजे देगा, उससे पहले मजबूती है। एक्सिस 3%, और एक्सिस के बारे में बता दूं आपको, MSCI इंडेक्स में 29 फरवरी के दिन के अंत से ये MSCI ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है। तो एक्सिस बैंक के लिए एक पॉजिटिव खबर है कि वहां इन्हें ग्लोबल MSCI के ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किया जाएगा इस महीने के अंत में। तो शायद खरीदारी बढ़ती दिखे FIs की तरफ से जो फॉलो करते हैं MSCI इंडेक्स को। तो ये रुझान इस वक्त का आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन में आता हुआ दिखा है। रुपया कमजोर खुला है, लेकिन 7 पैसे की कमजोरी, 9 पैसे की कमजोरी कहना होगा, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। 68-38 पर इस वक्त करेंसी मार्केट की शुरुआत होती दिख रही है, तो मामूली कमजोरी के साथ ये कहना होगा कि शुरुआत हो रही है। ONGC ये एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं मयूरेश आपसे। काफी पिटा है स्टॉक क्रूड की गिरावट के साथ साथ, नतीजे उम्मीद ही थी खराब आएंगे, लेकिन उससे भी खराब आए। अब क्या ONGC 200 रुपए के आसपास अच्छा लगता है या अभी भी दूरी नहीं?
क्लियरली अनिल जी, आई थिंक वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं, लेकिन अगर हम क्रूड की एक प्राइस पैटर्न देखें और अगर उम्मीद लगाएं बैठे कि क्रूड ये रेंज में घूमेगा लार्जली अराउंड 25 30 to 40, मुझे लगता है आई थिंक जो रियलाइजेशंस का एक दबाव आता है स्टॉक के ऊपर, आई थिंक दैट टेक्स अ सब्सटेंशियल। दूसरी बात ये देखिए कि इसकी जो ओवरसीज सब्सिडी है OPL, उसमें एक सब्सटेंशियल हिट आता है, एंड द काइंड ऑफ प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ केपेक्स जो करती है, प्रॉब्ली आई थिंक दैट टेक्स अ हिट ऑन द कैश फ्लोज, क्योंकि जो टॉप लाइन है और जो EBITDA है बिकॉज ऑफ पोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, उसमें एक मार पड़ता है। तो मुझे लगता है अंडर परफॉर्मेंस शायद स्टॉक का जारी रहेगा एटलीस्ट फॉर अ क्वार्टर और 2, और जब तक क्रूड में एक सुधार नहीं दिखता है इन अ सस्टेन एंड अ सब्सटेंशियल मैनर, मुझे लगता है ONGC कैन लैंग्वेज। हालांकि आई थिंक वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, बट आई विल नॉट बी बाइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक द स्टॉक विल बी गिविंग ऑन स्लगिश परफॉर्मेंसेस एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ क्वार्टर्स। ओके, और वोकहार्ड एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर होगी। बेहद कमजोरी भरे नतीजे इसने पेश किए हैं। मार्जिन 33% से सीधे घटकर 7% पर आ गए हैं। मुनाफा 82% घटा है। टोटल इनकम 22% घटी है। मयूरेश, इतने कमजोर नंबर्स आएंगे इसकी एक्सपेक्टेशन तो किसी को नहीं थी। कमजोर आएंगे ये सब बात कर रहे थे। सिटी ने काफी नेगेटिव रिपोर्ट भी लिखी है आज। ये बताइए कितना गिर सकता है शेयर, आपकी क्या राय है इस पर? निकलिए एज डिस्क्लेमर हेमंत जी, हम कवर नहीं करते, लेकिन जैसे मैंने नतीजे देखे हैं आई थिंक काफी डिसअपॉइंटिंग थे और हर एक पैरामीटर पर डिसअपॉइंटिंग थे, और जैसे ऑब्जर्वेशंस प्रॉब्लम निकल के आए हैं शेदरा प्लांट ऊपर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक दिक्कतें आर नॉट गोइंग टू गो अवे इन हरी। तो जो एफडी ऑब्जर्वेशन जिसके US सेल्स है, आई थिंक दैट विल सी स्लगिश ग्रोथ, और US मार्केट से की कंट्रीब्यूटर होता है फॉर अ लॉट ऑफ फार्मा कंपनीज इंक्लूडिंग वोकहार्ड, जो एक सब्सटेंशियल रेवेन्यू चंक भी देता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक द स्टॉक विल ओपन नेगेटिवली। आई थिंक कितना खुलेगा नीचे आई एम नॉट रियली श्योर, 4-5% मे बी, बट क्लियरली आई थिंक द डाउन ट्रेंड ऑफ द स्टॉक विल कंटिन्यू। और बहुत डिपेंडेंट है न्यूज फ्लो के ऊपर, इसलिए आई थिंक आई विल बी लुकिंग एट अदर फार्मा स्टॉक्स जहां पे एटलीस्ट देयर इज सम अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी कमिंग थ्रू रादर देन प्लेइंग विद वोकहार्ड जो काफी न्यूज ड्रिवन होता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और कल जिस तरह से 8% की कमजोरी के बाद क्या और भी गिरावट के आसार हैं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? क्या राय होगी आपकी, बताएं आदित्य। वेल डेफिनेटली अनिल जी, मीन्स वोकहार्ड को देखें तो स्टॉक काफी वीक ट्रेंड में आ चुका है। 1200 1150 का अच्छा सपोर्ट लेवल था, उसने उसको ब्रेक किया है। उसके बाद से इसमें लास्ट 2 हफ्ते में हम देखें तो काफी शार्प सेल ऑफ देखा है। मुझे लगता है कि इसमें सेलिंग जारी रहेगी। अगर आज ये 3 या 4% नीचे खुलता है तो वहां भी इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। इसमें थोड़ा सा मीडियम टर्म में हमको लगता है 750 से लेकर 720 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी उछाल पे या फिर अगर आज फ्लैटिश या 3-4% नीचे भी खुलता है तो वहां भी इसे बेच के ही काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो बेचने की राय 4%, 3% नीचे खुल जाता है। और हम देखिए इन स्टॉक्स में समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 60 रुपए की EPS का अनुमान दिया था और मुश्किल से 30 रुपए की EPS भी वोकहार्ड अगर हासिल कर ले इस साल तो बड़ी बात है। यानी कि अपनी अनुमान से आधा EPS भी नहीं कर पाएंगे, आधी कमाई भी नहीं कर पाएंगे। भेल में देखिए ऐसा लग रहा है इस तरह के नतीजों के कंपनी में क्या बचेगा, मतलब इस तरह के नतीजे आ रहे हैं। भाव भी हैं वैसे, लेकिन नंबर्स इतने खराब जो एक के बाद एक कम है। जुबिलेंट फूडवर्क नीचे आ सकता है भेल, ऐसा दिख रहा है। देखिए 108 रुपए के आसपास ये खुला है जुबिलेंट फूडवर्क। बिल्कुल। अब देखिए जुबिलेंट फूडवर्क, आप कैसे इस तरह की मिड कैप कंपनियों पर भरोसा करेंगे? पिछली तिमाही में नंबर ऐसे लगे कि इतने जबरदस्त नंबर भी हो सकते हैं। 10% से ज्यादा सेम स्टोर ग्रोथ वो दिखा रहे हैं, SSG दिखा रहे हैं, और अगली तिमाही में नंबर इस तरह से खराब। कंजम्पशन के सारे शेयर देखिए, जुबिलेंट देख लीजिए, पेज इंडस्ट्रीज देख लीजिए, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस देखिए, ये सारे के सारे शेयर काफी एक्सपेंसिव थे। क्या क्या PE मल्टीपल से कमांड कर रहे थे, और अब आप देखिए यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रहा है। 2% की खाली सेम सेल्स ग्रोथ। मयूरेश क्या कहेंगे इस तरह के रिजल्ट्स पर? जुबिलेंट फूडवर्क ये जो कल पिटाई हुई है वो काफी नहीं है ना फिर इस हिसाब से? तो अनिल जी देखिए, आई थिंक जो SSS ग्रोथ होती है उसमें कंसिस्टेंसी आनी बहुत जरूरी होती है, और जैसे ये ट्रेंड दर्शा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है आई थिंक देयर इज पॉइंट 1 पॉइंट। अगर हम कंपटीशन की बात करें स्पेसिफिकली QSR इंडस्ट्री की, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हम कहते हैं, वहां काफी कंपटीशन है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से, इसलिए काफी डिस्काउंटिंग फैक्टर्स टू पुश थ्रू वॉल्यूम्स करना पड़ता है एग्जिस्टिंग लिस्टेड प्लेयर्स को। तीसरी बात, जैसे हेमंत जी भी बता रहे थे, आई थिंक पेज इंडस्ट्रीज हो या ये हो, वैल्यूएशंस कुछ हद तक इतने ओवरशूट कर गए थे अर्निंग्स के हिसाब से आई थिंक, और जब अर्निंग्स डिसअपॉइंट करती है तो जो कॉन्ट्रैक्शन आता है PE मल्टीपल्स में आखिर वो बहुत काफी फास्ट और एकदम एक झटका वाला रहता है। तो मुझे लगता है कि एक कॉन्ट्रैक्शन PE मल्टीपल्स इज एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू। अगर कॉन्ट्रैक्शन आता है फॉरवर्ड मल्टीपल्स में तो डेफिनेटली आई थिंक स्टॉक रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट डाउन साइड पे रहेगी। और आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा दूं, कॉन्ट्रैक्शन इन PE मल्टीपल्स का मतलब यह कि बाजार आपकी कमाई के जितने गुना आपको भाव देने के लिए तैयार है, यानी कि 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना, जब आप कमाई इस तरह की रिपोर्ट करते हैं
तो फिर बाजार बोलता है हम इतने गुना भाव नहीं देंगे, उससे कम गुना भाव देंगे। पहले 30 टाइम देते थे तो अब 20 टाइम ही देंगे, तो वैल्यूएशन आपके कम हो जाते हैं, ये मतलब निकलता है। तो जुबिलेंट फूडवर्क जैसे शेयर जो हमेशा महंगे ट्रेड करते हुए दिखे थे, उनके लिए तब बड़ी मुश्किल हो जाती कि वो इस तरह के रिजल्ट दे। चलिए, ये बात हुई निवेश के लिहाज से, फंडामेंटल्स के लिहाज से, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आज वो कौन से हैं टॉप 20 स्टॉक्स जहां पर आपके लिए कमाई के बेहतरीन मौके हैं। टॉप ट्रेडिंग कॉल्स हमेशा सुबह 7:30 बजे स्टॉक 2020 के मैच में, और अगर आपने मिस किया है तो आपके लिए रीकैप। जल्दी से देख लेते हैं दोनों की टीम किस तरह से निकल कर आई है। मेरी टीम पर नजर डालिए, आप देखेंगे वो खाट के खराब नतीजों के बाद यहां पर बिकवाली करने की राय। भेल और ओएनजीसी ने भी बाजार बंद होने के बाद खराब नतीजे पेश किए, और ऐसे ही खराब नतीजे नाल्को ने भी पेश किए हैं, यहां पर भी बिकवाली करने की राय। आज सिलेक्टर्स की तरफ से वोल्टास ने, जो ये शेयर हमारे टीम में कल भी शामिल था, खराब नतीजे इसने दिए थे, उसके बाद 10% तक पिटा था। आज भी यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी। जीएमआर इंफ्रा 10 रुपए के नीचे आज खिसक सकता है। कई दिनों से हमारी टीम में लगातार बिकवाली का कैंडिडेट रहा है ये। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एचडीआईएल, 2 रियल एस्टेट कंपनियां जहां पर पहले से ही सिलेक्टर्स बेरिश हैं। कल भी एचडीआईएल ने आपको नेगेटिव साइड पर 10% के रिटर्न्स दिए थे, हमारी टीम में शामिल था ये शेयर भी। और पंजाब एंड सिंध बैंक ने जिस तरह से अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है। जेट एयरवेज भी कई दिनों से बिकवाली करने की राय सही साबित हुई, और आज फिर से इसको मौका दिया अपनी टीम में हमने। मेरी टीम पे आप पूरी तरह नजर डालेंगे तो यहाँ पे भी जो है बिकवाली की सलाह शुरुआत हो रही है, और एसबीआई में शॉर्ट करके चलिए क्योंकि नतीजे काफी कमजोर होते हैं और आगे भी कमजोरी के ही संकेत रहेंगे अगले क्वार्टर्स तक प्रोविजनिंग हुई। जस्ट डायल, जैसा कि हमने कहा कि इसमें जो बड़े स्तर पर बिकवाली चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही, इसलिए इसमें काफी नीचे के लक्ष्य आते हुए दिखेंगे। अशोक लीलैंड लेकिन कॉन्ट्रेरी कॉल है, एक जबरदस्त नतीजे पेश किए कंपनी ने हर फ्रंट पे, और आगे ये उम्मीद की जा रही है कि इंडस्ट्री ग्रोथ से डबल ग्रोथ ये कंपनी करके दिखाएगी। खरीदारी की सलाह होगी। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक बेहतरीन नतीजे हैं, मुनाफे में आ गई कंपनी, यहाँ पे फायदा होगा। चेन्नई पेट्रोलियम जबरदस्त मुनाफा इन्होंने हासिल किया है, जो भयानक लॉस था उनको उसको कवर किया है, तो यहाँ पे खरीदारी सलाह होगी। जे कुमार इंफ्रा, एक इनको ऑर्डर मिला है 180 करोड़ का एमएमआरडीए मुंबई से, वो एक बड़ा पॉजिटिव स्किल हो सकता है, खरीदारी की सलाह से दी गई। और अजमेरा रियल्टी ने भी एकमात्र रियल्टी कंपनी मुझे दिख रही थी जो अच्छे नतीजे पेश कर पाई मुनाफे और रेवेन्यू के फ्रंट पे, इसलिए खरीदारी की सलाह होगी। कोल इंडिया बेहद शानदार नतीजे, हर तरीके से आप देखेंगे तो आपको अच्छे नतीजे दिखेंगे, खरीदारी की सलाह होगी। लेकिन प्रीहिट के तौर पर हमने दिया बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट करने की सलाह है, क्योंकि बैंकिंग में अभी भी बहुत कमजोरी के संकेत हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा नतीजों के बाद स्टॉक की पिटाई जबरदस्त तरीके से तय है, इसलिए यहां पे शॉर्ट की कॉल होगी। ऑलराइट, तो ये वो 20 ट्रेडिंग आइडियाज हैं जो आज आपको कमाई करने का दमखम रखते हैं। लेकिन एक शेयर पर राय लेना चाहता हूं मुकेश आपसे, और वो है विप्रो का शेयर। एक के बाद एक जिस तरह से एक्विजिशंस कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? कल इन्होंने अनाउंस किया कि हेल्थ प्लान सर्विसेज नाम की कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है। कैसे देखा आपने ये? क्योंकि इसके डिटेल्स देखें तो ये ईपीएस डाइल्यूटिव डील दिख रही है, कैसे अप्रोच करेंगे इसे आप? आई थिंक विप्रो की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर रही है। आई थिंक ऑर्गेनिकली जैसे ग्रो कर पाए, दे आर प्लानिंग टू डू दैट, और जितना एक्विजिशंस उन्होंने किए हैं, आई थिंक दे आर नॉट वर्किंग आउट इन द वे वन रियली एक्सपेक्ट्स। तो आई थिंक काफी समय देना पड़ता है ये सब एक्विजिशंस के लिए। आई थिंक दीज एक्विजिशंस डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द EBIT एंड द बॉटम लाइन। और ये जो रिसेंट एक्विजिशन है मेरे हिसाब से आई थिंक लिटिल बिट एक्सपेंसिव FY15 के अगर हम नंबर्स देखें तो, अगर एक ब्लेंडेड बेसिस पे देखें तो इसकी जो EBIT मार्जिन रहती है, जितना मैंने पढ़ा है, प्रॉब्ली आई थिंक इज लॉट लेसर than what core businesses of Wipro deliver। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टॉप लाइन ग्रोथ बिल्कुल देखी जा सकती है, बट EBIT और बॉटम लाइन फ्रंट पे आई थिंक काफी समय देना पड़ेगा फॉर द सिनर्जीज टू कम थ्रू। इसलिए वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। स्टॉक शायद स्लगिश स्लाइटली पॉजिटिव रिएक्ट करे, बट मुझे लगता है आई थिंक द सस्टेनेबिलिटी इन दर कोर परफॉर्मेंस जब तक आती नहीं है, दीज एक्विजिशंस आर नॉट गोइंग टू हेल्प फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये राय है इस वक्त। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पे मैं देख रहा हूं, आईजीएल नतीजों के बाद किस तरह की तेजी बन सकती है? मिले जुले से नतीजे दिख रहे हैं, कोई बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिख नहीं रही जिस तरह से स्टॉक्स के लिए पूरी तिमाही में बड़ी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही थी दिल्ली से, लेकिन नतीजों में अभी भी मुझे लगता है कि इसका असर देखने को बाकी है, वक्त लगेगा। मुनाफा 108 करोड़ से घटकर 105 करोड़ हुआ है, 944 करोड़ से आय घटी है, 930 करोड़ के आसपास आई है। राकेश, दिल्ली की कंपनी है इसलिए आप ही से राय ले लेता हूं, बताइए आप भी दिल्ली के, खरीदेंगे आईजीएल या बेचेंगे? देखिए अनिल जी, आईजीएल में करेक्शन चल रही है और जिस तरीके से ट्रेंड है, खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। जिस तरीके से रुझान है, स्टॉक 490 से लेकर 505 एक सपोर्ट जोन है और इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करने आ सकता है, उछाल पे बिकवाली की राय रहेगी।
करने की राय। लेकिन आप देखिए प्री ओपनिंग सेशन इस समय स्टेबलाइज होता हुआ और 100 अंकों पर सेंसेक्स खुल सकता है, करीब करीब 45 अंक की बढ़त के साथ निफ्टी खुल सकता है, 7000 के ऊपर ये खुलेगा जरूर और बैंकिंग स्टॉक से कुछ सहारा मिल सकता है। एक्सिस बैंक का ये मजबूती के साथ खुल सकता है। टाटा मोटर एक और ऐसा स्टॉक है जो पिछले कुछ दिनों से काफी दबाव में था, आज यहां पर मजबूती देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस, विप्रो, केन इंडिया, वेदांता, जो स्टॉक पिछले कुछ दिनों से काफी पिट रहे थे, वहां पर आप देखिए आज एक उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन भेल जिसके नंबर्स कमजोर आए और ओएनजीसी जिसके नंबर्स ने निराश किया है, ये दोनों ही शेयर दबाव के साथ आज खुलेंगे, इस तरह के संकेत मिलते हुए। आप देखिए कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक 200 रुपए के नीचे ही अब ये ट्रेड कर रहा है और ये आज फिर गिर सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। खुलने के साथ साथ 1.25% नीचे ये खुलेगा और इस पर राय लेना चाहता हूं। आदित्य, आपकी किस तरह की पोजीशंस यहां बनी हुई हैं और कैसे अप्रोच करेंगे इसे आप? अगर आईसीआईसीआई बैंक में देखें तो 200 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट था, पिछले 4-5 दिन से स्टॉक 200 के सपोर्ट पे को मेंटेन किया हुआ था और वहां पे हम थोड़ी सी बाइंग देख रहे थे, लेकिन कल के सेशन में स्टॉक ने उस लेवल को ब्रेक किया है, उसके नीचे क्लोज दिया है। तो यहां से इसमें जो है आईसीआईसीआई बैंक का ट्रेंड वापस थोड़ा सा वीक हो गया है और हमको लगता है कि यहाँ से थोड़ी सी इसमें जो बिकवाली है थोड़ी सी बढ़ सकती है और नीचे में 190 से लेकर 185 तक के स्ट्रेस में जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में बहुत ज्यादा यहाँ से हमको एक पुल बैक नहीं लगता। प्रॉब्ली अगर 202-204 के आसपास आता है तो वहां भी इसे बेच ऐसा सेलिंग अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 209 एंड नीचे में 190-185 के आसपास वहां पे एक मौके मिलेंगे जहां पे एक वैल्यू हंटिंग बाय कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए एंड कोई भी पुल बैक पे एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। ओके, तो ये रहा है इस वक्त अरविंद लिमिटेड के फ्यूचर्स पर, आईसीआईसीआई माफ कीजिए आईसीआईसीआई के फ्यूचर्स पर, जहां पर लगातार गिरावट और 200 रुपए के आसपास। इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है हेमंत, काफी लोग मानते हैं कि 200 के नीचे खरीदारी का मौका है, काफी लोग ये समझते हैं कि 200 का लेवल एक बार टूटा तो जिस तरीके से नीचे जाएगा जोर से वो देखने वाला होगा। तो आज लग रहा है 200 के लेवल को तोड़ने की तैयारी में है डिसिसिवली। और इस वक्त आप देखें तो निफ्टी में टॉप गेनर है एक्सिस बैंक और जो दिख रहा है 3.25% ऊपर। टॉप लूजर है भेल जो दिख रहा है 5% नीचे। ओएनजीसी कमजोर नतीजों के दम पर 1.5% नीचे खुलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज नतीजों से पहले फ्लैट खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। अनिल, एडुकॉम्प का स्टॉक भी नजर रखिए। आप देखिए जिस तरह से लॉस इन्होंने पेश किया है, घाटा तो था और घाटे से बढ़कर 500 करोड़ से ज्यादा का लॉस इन्होंने पेश किया है, वो काफी चौंका देने वाला है। 82 करोड़ रुपीस के लॉस के सामने 578 करोड़ रुपीस का लॉस। तो ये छोटी छोटी कंपनियां जो हैं जो मुश्किल में थी, उनके नतीजे काफी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो काफी खराब नतीजे अब तक आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन नतीजों के दम पर मैं बता दूं आज जिन शेयरों में एक्शन दिखेगा प्री ओपनिंग सेशन में 6% नीचे दिख रहा है वोकहार्ड मेरी स्क्रीन पर, और मवाना शुगर 7% नीचे, एमपी डिस्टिलरी 7% नीचे, एबीजी शिपयार्ड ये स्टॉक 4% नीचे दिख रहा है, बीजीआर एनर्जी 4% नीचे दिख रहा है। ये स्टॉक्स हैं जो नतीजों के दम पर दिख रहे हैं कमजोर। पंजाब एंड सिंध बैंक हेमंत ने अपने टीम में खरीदने की राय दी थी, 3.5% मजबूत दिख रहा है ये शेयर। लैंको इंफ्रा 6% मजबूत दिख रहा है, हालांकि नुकसान जरूर है कंपनी में, शायद नुकसान कम किया लगता है, इस वजह से थोड़ा सा निशान में दिख रहा है। चेन्नई पेट्रो कल की तेज गिरावट से उभरकर 3% मजबूत दिख रहा है आज प्री ओपनिंग सेशन में नतीजों के बाद। ये इस वक्त का रुझान है। 100 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलता हुआ, निफ्टी 47 अंक मजबूत ज्यादा बेहतर दिख रहा है, 7000 के ऊपर शुरुआत होगी, 7023 के आसपास। बैंक निफ्टी में 60 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत होने के आसार हैं। तो ये लेवल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो प्री ओपनिंग सेशन में कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन शुरू हुआ था। पहली चीज आपकी स्क्रीन पर 150 अंक ऊपर सेंसेक्स ने शुरुआत की है, कई दिनों बाद हरे निशान में शुरुआत देखने को मिली है, रिलीफ रैली है। 7000 के ऊपर निफ्टी फिर से लौटा है 40 अंकों की मजबूती के साथ इस वक्त। बैंक निफ्टी 50 अंक मजबूत है, आधा % से ज्यादा की तेजी सेंसेक्स और निफ्टी में दिख रही है। मजबूती कहां से बता दूं आपको, एक्सिस बैंक 3.5% मजबूत, इन्फोसिस 2% ऊपर, वेदांता 2% ऊपर, कोल इंडिया शानदार नतीजे के बाद 1.5% मजबूत। ये स्टॉक्स हैं एक्शन में पॉजिटिव साइड पर। आइए कमजोर क्या है, भेल 6.5% टूटता हुआ, वोकहार्ड 8% का बड़ा कट वोकहार्ड में, ओएनजीसी 4% फिसलता हुआ, आईसीआईसीआई बैंक 2% नीचे, एसबीआई 1% नीचे, महिंद्रा नतीजों से पहले कमजोर है, काफी तेज मार पड़ती हुई दिख रही है। अब आइए देख लेते हैं किस तरह का रुझान वायदा कारोबार में। भेल 7% टूटा हुआ भेल का स्टॉक, 8% नीचे वोकहार्ड,
बड़ा कट आता दिख रहा है रिजल्ट्स के दम पर इन तमाम शेयरों में। आइए मजबूत शेयरों पर भी नजर डाला है। अशोक लेलैंड बाजार बंद होते होते कल नतीजे आए थे 3.5%, आज फिर से तेजी है इस स्टॉक में। एक्सिस बैंक 4% मजबूत है, एनसीसी 3% मजबूत, बीएमएल में थोड़ी बहुत खरीदारी। बाजार स्टेबल होते हुए दिखे। 115 अंकों पर सेंसेक्स पर 35 अंकों की मजबूती निफ्टी में है, लेकिन आज के विलेन भेल दिग्गजों में और मिड कैप्स में वो खाड़। बिल्कुल डॉक्टर रेड्डीज देखिए थोड़ा संभलता हुआ अगले हफ्ते 17 फरवरी को बायबैक का जो घोषणा इन्होंने कल की थी, कल थोड़ा दबाव देखने को मिला था, लेकिन आज 1.25% का उछाल देखने को मिला। इन्फोसिस, एचडीएफसी ये कुछ हैवी वेट हैं जो बाजार को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फोसिस इस समय करीब 2.25% ऊपर, एचडीएफसी में भी 2% की बढ़त देखने को मिल रही है। कोल इंडिया अच्छे नंबर के बाद तेजी दिखा रहा है और विप्रो में भी देखिए थोड़ी सी मजबूती के साथ ही शुरुआत हुई है उस बड़े एक्विजिशन के बाद। विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, आईटी पैक देखिए मोटा मोटी मजबूत है और सन फार्मा में भी तेजी देखने को मिल रही है। ध्यान रखिए सन फार्मा के आज नतीजे आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन से ही है टेरो के अच्छे नंबर्स के बाद थोड़े बेटर नंबर्स हो सकते हैं। 1.25% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप नजर डालें तो पीएसयू बैंक्स ने का और में आज भी देखिए कमजोरी भरा आलम है। एसबीआई इस समय 3% का बड़ा कट दिखा रहा है कल नतीजों के बाद। पीएनबी आज फिर से 3% नीचे है, तो पीएसयू के लिए कोई रिलीफ रैली नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए जिसके नंबर शनिवार को आने वाले हैं, ये 1.25% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ, लेकिन छोटे मझौले शेयरों में ज्यादा तेज एक्शन देखने को मिल रहा है। आप देखिए काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज भी प्रेशर बना हुआ है। जस्ट डायल जिसकी बात हम कर रहे थे अभी 4% कमजोर है। जुबिलेंट फूडवर्क्स फिर से 2% नीचे है और कुछ बैंक्स आयोस, ओबीसी जैसे कैनरा बैंक देखिए, यूनियन बैंक देखिए ये कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए। मिड कैप्स अब लाल निशान में आ चुका है, बैंक निफ्टी अब लाल निशान में आ चुका है, पूरी की पूरी तेजी गुम हो चुकी है और निफ्टी भी किसी भी वक्त लाल निशान में आएगा। तो 3 मिनट की तेजी देखने को मिली आज भारतीय बाजारों में गिन के। अब वोकार्ड 10% नीचे है, मतलब अगर वोकार्ड 10% नीचे है, जस्ट डायल 5% नीचे है, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, केनरा बैंक ये सब नीचे, तो मिड कैप इंडेक्स कैसे हरे निशान में रह सकता है? लाल निशान में फिसलना तय है। और भेल लार्ज कैप से मिड कैप बनने की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। 8% भेल का स्टॉक इस तरह से फिसल रहे नतीजों पर ये स्टॉक जैसे कि दिग्गज शेयर ना होकर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हो, इस तरह की तेज मार पड़ती हुई दिख रही है इस पर। लेकिन हाँ, एक स्टॉक जो बेहद मजबूती के साथ खड़ा हुआ है वो है एक्सिस बैंक, जहां पर 3% की शानदार मजबूती है। चाहे ये कह लें कि इस तिमाही के नतीजे खराब नहीं थे, एसेट क्वालिटी उतनी गिरकर नहीं आई जो कि आरबीआई के निर्देश के बाद डर लग रहा था लोगों को। और दूसरा, अब एक्सिस बैंक को 29 फरवरी से यानी कि इस महीने के अंत से एमएससीआई के ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। इसी पर राय ली जाए, एक्सिस बैंक पर एक बार खरीदारी करनी चाहिए वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को? बताएं आप आदित्य। वेल डेफिनेटली मीन्स अनिल जी, अगर हम सब बैंकिंग काउंटर्स में देखें तो एक्सिस बैंक अभी भी काफी स्ट्रांग है। नीचे में इसमें ऑलरेडी हम एक काफी बड़ा करेक्शन देख चुके हैं। उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है। 370, 420 ये एक 50 पॉइंट का दायरा है जहां पे एक्सिस बैंक पिछले कुछ हफ्तों से ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल पे आकर आज ऑलरेडी स्टॉक 3.5% ऊपर है। यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग अवॉइड करनी चाहिए यहाँ, लेकिन अगर 380, 378 के आसपास आता है वो एक अच्छा लेवल है जहां पे बाय करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 368। और ऊपर में हमको लगता है 405 से लेकर 410 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए मार्केटर लाइन के नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद आए थे, कमजोर आए। प्राइम फोकस एक और ऐसा स्टॉक है जिसके नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया है। एडुकॉम्प आप देखिए मार्केटर करीब 6.5% नीचे, एडुकॉम्प के नंबर्स ने भी डिसअपॉइंट किया है। यहाँ पर काफी बड़ा लॉस आया है, 5-5.5% नीचे है ये स्टॉक। लेकिन देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिहाज से आज का दिन बड़ा है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी के नतीजे आने वाले हैं। आईओसी अपने नतीजों से पहले 3% की कमजोरी इस समय दिखा रहा है। राकेश, चार्ट्स कैसे लगते हैं एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी के खासतौर पर, और कोई ट्रेड लेना चाहेंगे नतीजों से पहले? आजा ये हेमंत जी, अगर आप इन तीनों कंपनीज की बात करते हैं तो जो सबसे खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है। इसने अपना क्रिटिकल सपोर्ट 730 का सपोर्ट तोड़ा है और स्टॉक में जिस तरीके से डिक्लाइन चल रहा है, टेक्निकली अगर आप देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 625, 630 के अराउंड आता है। सेम चीज बीपीसीएल के साथ है, वो भी स्टॉक एक करेक्टिव मोड में चल रहा है। और स्टॉक में देखें तो ऊपर की तरफ आप देखें तो 840, 842 एक रेजिस्टेंस है
और स्टॉक की एक नेकलाइन है 805 की, एक नेकलाइन है। अगर 805 के लेवल डिसाइसिवली स्टॉक नीचे में तोड़ता है तो एक गिरावट टूवर्ड 770 की देखने को मिल सकती है। और सेम ही चीज हेमंत जी अगर हम देखें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ भी है, उधर भी टेक्निकली स्टॉक एक करेक्टिव मोड पर है। कल के सत्र में एक ब्रेकआउट देखा था 380 के नीचे, और टेक्निकली देखें तो 348 350 नीचे में एक नेक्स्ट सपोर्ट है। ओके, भेल 9% अब नीचे हो चुका है और ओपन इंटरेस्ट में 3 लाख शेयर नए जुड़ते हुए दिख रहे हैं। 110 पर भी शॉर्ट्स करना चाहिए क्या भेल को, या फिर ओवर शॉर्ट हो चुका है? भेल और वोखार्ड में कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा गिरेगा। आप देखिए कभी वो ऊपर है कभी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 10% वोखार्ड नीचे और भेल। वोखार्ड आपने टीम में लिया था? जी आज ओपनर दरअसल वोखार्ड भेल यही सारे शेयर हुआ। जिस तरह से तेज खराब देखिए नंबर गेंदबाजों से ओपनिंग। चलिए भेल पर एक राय ले लूं। आदित्य शॉर्ट करें इस लेवल पर या देर हो चुकी है? अनिल जी इस लेवल पे शॉर्ट करना भेल में थोड़ा सा एक रिस्की हो सकता है। डेफिनेटली स्टॉक का ट्रेंड थोड़ा वीक है, लेकिन ऑलरेडी आज 10% नीचे है, इस वीक में देखें तो 18% नीचे है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो सेलर्स के फेवर में नहीं आता। नीचे में 197 के आसपास इसमें एक प्रीवियस बॉटम भी है, तो वहां पे एक माइनस सपोर्ट आ सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग अवॉइड करना चाहिए। इसमें एक पुल बैक आता है, स्टॉक 114 115 के आसपास आता है, तो वहां जरूर इसमें वापस एक शॉर्ट करके चल सकते हैं, पर एज ऑफ नाउ स्टॉक को एक छोड़ देना चाहिए, इसके अंदर कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। सेल देखिए 5% नीचे। अनिल नाल्को देखिए जिस तरह से कमजोर नंबर्स इसने भी पेश किए, यहां भी दबाव देखने को मिल रहा है। बाटा के नंबर्स आए थे अब कल, आप देखिए आज ये शेयर 4% नीचे है, तो अनिल काफी कमजोरी देखने को मिल रही है मार्केट में। और निफ्टी देखिए अब लाल निशान में खिसकता हुआ, सेंसेक्स भी किसी भी वक्त लाल निशान में आ जाएगा। तो तेजी जो देखने को मिली, गैप अप देखने को मिला, वहां पर भी अभी देखिए सब लोग बेचकर ही चल रहे हैं, उछाल में बिकवाली हो रही है, यही रणनीति पैसा बनाकर दे रही है। और एमपी डिस्टिलरीज 19% नीचे इस वक्त दिखेगा। कमजोर नतीजों के बाद एक और स्टॉक जो तेजी से फिसल रहा है नंबर्स के बाद में, पहले तो एमपी डिस्टिलरीज देख लें और उसके बाद एबीजी शिपयार्ड 12% ये भी टूट चुका है नतीजों के बाद। और वोखार्ड पहला सर्किट मार चुका है नीचे की तरफ, वायदा कारोबार का शेयर है, 10% गिरने के तुरंत बाद सर्किट लग जाता है, अब वो सर्किट खुलता हुआ दिख रहा है, खुलने की तैयारी में है, तो 10% से ज्यादा गिरावट का सिलसिला। अच्छा, जो जुबिलेंट फूडवर्क की हम बात कर रहे थे, अब वहां पर भी गिरावट शुरू हो गई, तो खुला उतना कमजोर नहीं था, कई लोगों को शायद मौका मिला हो निकलने का, क्योंकि आप मैं वायदा कारोबार में जुबिलेंट फूडवर्क का हाई बता दूं आपको, 1077 का हाई है, 1077, और इस वक्त ट्रेड कर रहा है 1000 पर। तो अपने हाई से जुबिलेंट आप देखिए ना, चार्ट्स आपके सामने किस तरह से ये गिर रहा है, और 5.5-6% अभी नीचे है, और हाई से तो कम से कम 7% नीचे ये स्टॉक फिसल चुका है। तो बेहतरीन हरे निशान में भी आज सुबह सुबह जुबिलेंट फूडवर्क ट्रेड करता हुआ दिखा रहा है। यही वजह हम सुबह से कह रहे हैं आपको कि देखिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखिए 2% की है, कैसे इतने महंगे वैल्यूएशन ये स्टॉक जस्टिफाई कर पाएंगे। और अब देखिए बाजार में गिरावट और गहराती दिख रही है, मिड कैप 1.25% कमजोर हो गए हैं, बैंक निफ्टी 1% कमजोर हो गया, तो यही जो काफी जो तेज मार पड़ रही है इन तमाम शेयरों पर। जेट एयरवेज देखिए आप 5% कमजोर है। एविएशन शेयरों की भी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पिटाई हुई है, आज फिर से देखिए ये पूरा का पूरा पॉकेट प्रेशर में है। जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब, इन तीनों पर नजर रखिए, क्योंकि एफएनओ में जेट है तो ज्यादातर शॉर्ट सेलर्स यहां पर हावी होते हैं, लेकिन स्पाइस जेट का भी देखिए 7.5% की गिरावट दिखा रहा है। इंटरग्लोब जरूर हर निशान में बना हुआ है, लेकिन जेट और स्पाइस जेट इन दोनों में से ज्यादा कमजोर चार्ट राकेश आपको किसका लगता है? देखिए ज्यादा कमजोर चार्ट जेट एयरवेज का लगता है। कल देखें तो कल के सत्र में एक नया ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 590 कल एक नया रेजिस्टेंस निकल के सामने आया है, और टेक्निकली अगर आप देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 445 450 के अराउंड स्टॉक का आता है, और चूंकि स्टॉक एफएनओ में उपलब्ध है तो खराब पैटर्न पे गिरने के चांसेस ज्यादा जेट एयरवेज के लगते हैं। ओके, जेट एयरवेज के ज्यादा गिरने के चांसेस लगते हैं, और आज देखिए बाजार खुलने के बाद ये तेजी से फिसल रहा है। एडीएजी शेयरों पर भी नजर रखिए। रिलायंस कम्युनिकेशन अब आप देखिए 7% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। रिलायंस इंफ्रा 3% नीचे, आर पावर 3% नीचे, आर कैप 2.5% नीचे। एडीएजी पैक से काफी हौसला बना था साल की शुरुआत में जब इनमें तेजी देखने को मिल रही थी, कुछ डील्स के अनाउंसमेंट की बातें थी, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन में जिस तरह से अब तक सारी डील्स सामने आई नहीं। आप देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने होल्ड किया है वो शायद अपनी पोजीशंस छोड़ते हुए। आरकॉम के चार्ट्स देखकर बताइए राकेश, ये कैसा लग रहा है आपको? देखिए हेमंत जी, आरकॉम का भी अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो टेक्निकल रुझान अच्छा नहीं है। कल के सत्र में इसके अंदर भी नीचे में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है,
बट अब नीचे की तरफ देखें तो 48 के अराउंड एक क्रिटिकल सपोर्ट आता है। अगर ये लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे टूटते हैं तब 48 के लेवल्स अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूटते हैं तब ये स्टॉक एक नई टेरिटरी पे एंटर करेगा नीचे की तरफ। एल्स 48 एज ऑफ नाउ स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। ओके, तो अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों पर तेज मार पड़ती हुई दिख रही है। आज आप देख सकते हैं किस तरह से फिसले हैं ये स्टॉक, कहीं रुकावट गिरावट रुकने का नाम नहीं लेती दिख रही। लेकिन हाँ, हीरो मोटोकॉर्प हरे निशान में बने रहने में कामयाब, और यहां पर ओपन इंटरेस्ट में 2% की बढ़त दिख रही है। थोड़ी लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिख रही है आज सुबह सुबह इस काउंटर पर। और इसी पर मैं आदित्य से राय ले लूं। आदित्य, क्या खरीदारी का मौका है? यदि हाँ तो फिर सुटेबल स्टॉप लॉस और टारगेट बताएं। अनिल जी, स्टॉक देखें तो एक थोड़ा सा रेंज में फंसा हुआ है। ऊपरी स्तर पे 2600 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर निकलना स्टॉक के लिए काफी डिफिकल्ट रहेगा। निचले स्तर पे 2400 का एक सपोर्ट लेवल है, तो ये 200 पॉइंट का दायरा है जहां पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस समय स्टॉक एग्जैक्टली बीच में चल रहा है इस रेंज के, लेकिन थोड़ा सा इसका उसका एक पैटर्न देखें तो थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। यहाँ से बहुत ज्यादा स्टॉक वीक नहीं लग रहा। तो मेरी राय रहेगी कि स्टॉक अगर 2480 2470 के आसपास आता है तो वहां पे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा 2400 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में पहला टारगेट रहेगा 2600 का। अगर स्टॉक 2600 के ऊपर निकलता है तो उस केस में जरूर इसमें हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक 2340 तक लेके जा सकता है। पर थोड़ा सा भी वेट करिए, 30-40 रुपए गिरता है तो वहां पे अच्छी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। राइट, ये राय हीरो मोटोकॉर्प पर। लेकिन अनिल, काफी सारे शेयर देखिए जो 20 रुपए के नीचे फिसल गए हैं। IFCI 20 के नीचे, NH 4% की गिरावट, NHPC 20 के नीचे, और आप देखिए यूनिटेक और जयप्रकाश एसोसिएट्स ये दोनों 10 रुपए के नीचे थे, FNO के शेयर थे। और अब GMR इंफ्रा, अब हो सकता है आज ये 10 के नीचे पहुंचे और ये भी शामिल हो जाए 10 के नीचे के क्लब में, तो यहां पर भी नजर जरूर होनी चाहिए। वक्त है हमारे तीनों ही विशेषज्ञों से विदा लेने का। राकेश, मयूरेश, आदित्य, आप तीनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल। और CNBC आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं एक चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। ये एक मुकाबला है इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स के लिए। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों के अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर को मिलेंगे शानदार प्राइज यानी 10-10 ग्राम सोना। हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होना जरूरी है। इसके बाद आपको एडवाइजरी मंडी के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से 22 जुलाई तक चलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप, जहां है मर्सिडीज कार जीतने का मौका। लेकिन 14 फरवरी यानी रविवार को है वैलेंटाइंस डे और इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसा गिफ्टिंग आइडिया। जी हां, इस वैलेंटाइंस डे पर आप ऐसे शेयर गिफ्ट कीजिए जिसमें शानदार लॉन्ग टर्म में कमाई करने का मौका हो। लेकिन कौन सा है वो शेयर गिफ्ट करने जिसे आप अपने वैलेंटाइन को, ताकि वो हमेशा रहे खुश, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी मुग्धा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। इस वैलेंटाइन लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन शेयर NMDC। मेटल सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी कमाई के लिहाज से बेहद मजबूत है। करीब 10% इसका डिविडेंड यील्ड है और सरकार की हिस्सेदारी 80% है। अच्छी बात यह कि कंपनी के पास 19,000 करोड़ रुपए का कैश है। अब उम्मीद यह है कि मेटल सेक्टर में अगर सुधार आता है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा NMDC को। और आपको ये भी बता दूं कि पिछले एक साल के हाईएस्ट लेवल से 42% नीचे मिल रही है, तो अच्छे खासे डिस्काउंट पर है इस वैलेंटाइन। अगर आप ये खरीदते हैं आपको अगले वैलेंटाइन तक अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। तो NMDC है आपके लिए वो स्टॉक जो आपको वैलेंटाइन डे पर
अपनी वैलेंटाइन को गिफ्ट करना चाहिए, ये मुद्दा बता रही है, और बेहतरीन डिविडेंड यील्ड देने वाला ये स्टॉक। चलिए, बाजार इस बीच वॉलेटाइल होते दिख रहे हैं, फिर से हरे निशान में लौटने की कोशिश। 75 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी 17 अंक ऊपर 7000 के आसपास पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन दबाव मिड कैप इंडेक्स में 1% का है और बैंक निफ्टी भी कमजोर। अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं यहां पर एडलवाइस के CIO इक्विटी ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट के अनिल सरीन साहब। सरीन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पूरी तरह से दुनिया भर के बाजार परेशान कर रहे हैं, हमारे बाजारों को लगातार गिरावट होती दिख रही है। क्या लग रहा है सर, 7000 के आसपास वो लेवल आ गए, खरीदारी करनी चाहिए या फिर नीचे की रिस्क अब खुलती हुई दिख रही है? नीचे की रिस्क खुलती तो नहीं दिख रही। इस समय जो है जितना गिरावट आ चुकी है, यहां से बहुत ज्यादा आगे गिरावट की उम्मीद करना मेरे ख्याल से जरूरत से ज्यादा पेसिमिस्ट होने के बराबर होगा। अभी ये श्रृंखला चली है, पहले ऑयल गिरता है, उसके बाद जो अपना बैंक्स के शेयर्स गिरते हैं, फिर करेंसीज गिरते हैं, फिर इंटरेस्ट रेट्स का जो US के ऊपर दबाव आता है, वहां से येन कैरी ट्रेड रिवर्स होता है। तो ये जो श्रृंखला चल रही है, ये मेरे ख्याल से अभी उसका अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। यहां से बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद एटलीस्ट मुझे तो नहीं है। ओके सलीम साहब, लेकिन ये बताइए, अर्निंग्स जिस तरह से रोज डिसअपॉइंट कर रही हैं, भेल के नंबर्स देखिए, मारुति जैसी दिग्गज कंपनी के नंबर्स देखिए, L&T ने भी कुछ खास पॉजिटिव सरप्राइज नहीं किया, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अर्निंग सीजन जो आने वाला है अगला क्वार्टर वो भी कमजोरी भरा रह सकता है? PSU बैंक्स ने भी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगाया, आप कैसे देख रहे हैं इस अर्निंग सीजन को? नहीं, हमको ये लगता है कि अभी जो अर्निंग्स का जो वो था, डाउनग्रेड साइकिल था, वो करीब करीब अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। यहां से आगे चलते हुए जो अर्निंग्स हैं वो इतनी खराब नहीं रहेंगी, बल्कि धीरे धीरे यहां से एक अर्निंग्स के सीजन में आने वाले अर्निंग्स में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। जैसा कि आपने मारुति और L&T का बताया, वैसे आप देखिए टाटा मोटर्स भी है, उसका रिजल्ट काफी ठीक ठाक रहा, और जो हम एग्रीगेट्स को देखते हैं उसके अंदर कहीं कहीं जो अच्छी कंपनियों के जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि जो इंडियन मार्केट है वो स्टॉक पिकर की मार्केट है, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग की मार्केट है, तो उसमें हमको स्टॉक को देखते हुए चलना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो विश्व के जो मैक्रोज हैं, जो पूरे दुनिया में जो गिरावट आ रही है, उसके कारण हम अभी बैकफुट पर हैं। लेकिन जैसे ही ये गिरावट उठती है, और अगर हम देखें कि बजट में थोड़ा बहुत हमको कुछ उम्मीद वाली अच्छी पॉलिसीज वगैरह की अनाउंसमेंट मिलती है, तो जो हमारा लेवल है यहां से इंडिविजुअल स्टॉक पिक्स करने का मेरे ख्याल से समय आ गया है, और जो अर्निंग्स का डाउनग्रेड साइकिल है वो अभी खत्म होने के जो हमको लगता है उसका अंदेशा मिल रहा है। सर, आपने बजट की बात करी, इस बार चर्चा बजट से पहले ये हो गई है कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाए बजट में। लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, आपका क्या व्यू है और इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? नहीं, हम तो जैसे कि हम कैपिटल मार्केट प्लेयर हैं, हमारा तो यही उम्मीद रहेगी कि ऐसा ना लगे, क्योंकि बाकी जगह जहां पर निवेश करने के रास्ते हैं, वहां पर जैसे आप देखिए गोल्ड को देखिए, रियल एस्टेट को देखिए, वहां पे इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है, जो उसकी सुविधा है, उसको हटाया जाए, तो सेंटिमेंट के लिए वो तो खराब ही रहेगा। बाकी तो समय आने पर पता चल जाएगा कि लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन जैसे कि हमारा देश है, उसमें फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ रुझान कम है, तो फाइनेंशियल एसेट्स को बढ़ावा देने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स हटा रहे, यही हमारी उम्मीद है। सर जी, आप कह रहे हैं कि रिजल्ट्स थोड़े ठीक ठाक होते हुए दिख रहे हैं, इतने बुरे भी नहीं है, लेकिन बैंक्स में क्या हो रहा है? यहाँ तो रिजल्ट्स बेहद खराब है, और जो हम इतनी इंडिया स्टोरी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो तो बैंक्स के रिजल्ट देखकर तो इतना डर लग रहा है कि ये तिमाही तो ठीक है, अभी तो अगली तिमाही में भी कितने और बाहर निकलेंगे एनपीए, किसी को पता नहीं। क्या करना चाहिए सर फिर बैंक्स में?
नहीं, अभी फिलहाल तो आपको इंतजार करना चाहिए। जितना भी ये बैड न्यूज है, जितना भी ये जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के बारे में जो आंकड़े निकल रहे हैं, उनको एक बार पीछे हटके निकल जाने दीजिए। पर इसमें एक उम्मीद भी रख सकते हैं कि कम से कम जो खामियां हैं हमारे बैंक्स के पोर्टफोलियो में, जो लोन पोर्टफोलियो में, वो खामियां दूर की जा रही हैं, उनको उजागर किया जा रहा है, कम से कम सामने तो आ रही हैं। एक बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहली शर्त ये होती है कि प्रॉब्लम के पूरे जो आकार को समझा जाए, कितनी प्रॉब्लम बड़ी है इसको पहले समझा जाए। अगर वही नहीं समझेंगे तो उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। तो हम तो इसमें एक पॉजिटिव व्यू लेंगे कि एक क्वार्टर आप और रुकिए, अगले तिमाही में अगर और गलत बैड लोन्स के बारे में आंकड़े निकल के आते हैं, वो शायद आखिरी बार होगा। उसके बाद जो भी रिलीफ पैकेज है, जो भी उसको सुधार करने के पॉलिसी सरकार निकालती है, आरबीआई निकालती है, वहां से आगे मजबूत ग्रोथ का एक आधार बन जाएगा, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो फिलहाल हमारा ये मानना है कि निवेश ना किया जाए, लेकिन वेट किया जाए और उम्मीद के साथ वेट किया जाए कि ये जो जितने भी लोन, खराब लोन हैं, इनके बारे में आंकड़े पूरी तरह से बाहर निकल के आए और वहां से आपको सेफ तौर पर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरीन साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बजट पर करते हैं फोकस। हमारे साथ अब कार्यक्रम में शामिल होंगे बजट पर राय देने के लिए और बाजार की उम्मीदें बताने के लिए डायमेंशन कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका सीएनबीसी आवाज पर। बजट से उम्मीदें खत्म होती दिख रही है मार्केट की। बोले कि अब लोगों को ये लग रहा है कुछ होने वाला है भी है बजट में या नहीं। क्या चाहते हैं आप बजट में कि जिससे बाजार का मूड सुधरे सर? अरे देखिए, पहली बात तो यह है कि भैया कोई नेगेटिव ना दे दो हमारे को बजट में आप लोग। सबसे बड़ी बात यह है बिकॉज देखिए इसमें बड़ा सीरियस इशू ये आ रहा है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, जो अभी तक चली है 2 साल में, एक अगर उसका आप देखें तो उसमें देखें कि ये सक्सेस नहीं हो पाई है, तो उसको करेक्शन की जरूरत है, ना कि उसमें और उसको आगे ले जाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप देखिए, जैसे आपने अभी बात किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बात किया आपने, सर्विस टैक्स का आपने बात नहीं किया, बट सर्विस टैक्स बढ़ाने की बात चल रही है। ये सब चीजें अगर इस माहौल में आएंगी तो इससे कोई सपोर्ट तो नहीं मिलने वाली बाजार को। इसमें ये तो वक्त आ गया है कि इसके अंदर में, जिसे कहते हैं इंग्लिश में लीप ऑफ फेथ, लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हमें एक डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी और उस पॉलिसी के अंदर में डोमेस्टिक मार्केट को, इन्वेस्टर्स को, इकोनॉमी को अलग तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ सेक्टर्स हैं जो आगे चल सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट है, जैसे फार्मा है, जैसे ऑटोमोबाइल है, उनको हम क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकते हैं। बिकॉज अगर ये वही बजट रहा कि इसमें टैक्स हर चीज का बढ़ा दो और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दो, सर्विस टैक्स बढ़ा दो और गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ते रहेंगे, जो बढ़ रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपया तो आपको चाहिए पे कमीशन के लिए, वो तो चाहिए, लेकिन कुछ खर्चे गवर्नमेंट को कम करने पड़ेंगे, तो इसका कोई मतलब इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं आएगा। बल्कि एक फाइनली एक व्यू स्ट्रेंथन हो जाएगा कि अब जो मार्केट चलेगी लिक्विडिटी पे चलेगी और 5 to 6% ग्रोथ रेट के ऊपर में चलेगी बाजार। वो भी ठीक है, एक बार क्लैरिटी आ जाएगी तो मार्केट में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। बिल्कुल। आपने बात करी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की और हम अपने पहले एक्सपर्ट से भी यही पूछ रहे थे। ये बताइए, अगर ये हो जाता है, वैसे होना नहीं चाहिए, अगर ये हो जाता है तो कितना बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है बजट के दिन? देखिए, मेरे हिसाब से फॉल काफी बड़ा होगा बजट के ऊपर, बिकॉज इशू ये नहीं है कि सिर्फ ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टर्स को ही प्रॉब्लम देता है। इवन जो आपके प्रमोटर्स हैं, कंपनी बेचते हैं, जो लिस्टेड स्टॉक बिकता है, सब पे इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर में, ये 12% टैक्स का, तो क्योंकि 10% प्लस सरचार्ज के ऊपर में। तो इम्पैक्ट ये नहीं है कि सिंपल एक ऑर्डिनरी निवेशक जो बैठा हुआ 3 साल से उसी पे नहीं है। प्रमोटर जो कंपनियां बेचेंगे उन पे भी इम्पैक्ट है, जो शेयर सेल होती है बाजार में उन पे भी इम्पैक्ट है। तो मार्केट में लिक्विडिटी जो आती है बल्क की, उसमें भी इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज उसमें भी आपका फिर एक कॉस्ट ऐड कर दिया आपने। लेकिन एक और बात जो हो रही है दबी जबान से, वो शायद ये कि एसटीटी को लेकर भी कि हो सकता है एफएनओ वाले ट्रेड्स पर एसटीटी लगा दी जाए, लगी तो ही है, माफ कीजिएगा, बढ़ा दी जाए, क्योंकि डिलीवरी ट्रेड्स के मुकाबले में वहां पर एसटीटी कम है। क्या
ऐसा करना वो सुसाइड करने जैसा होगा मामला? देखिए सुसाइड तो क्या होगा, देश तो चलता रहेगा। देखिए मैं तो मैं सोच रहा था कि आरके लक्ष्मण का कॉमन मैन मैं बहुत मिस करता हूं आजकल, बिकॉज कॉमन मैन के ऊपर में जितना चीजें सरकार लगा सकती है लगा लेती है, लेकिन हमारी जो पूरी पॉलिसी है कि एफडीआई को आप बचाइए, उसको टैक्स ब्रेक दे दीजिए, एफआई इन्वेस्टमेंट लेके आइए उनको टैक्स ब्रेक दे दीजिए, फॉरेन वेंचर कैपिटल उनको टैक्स ब्रेक दे दीजिए। तो एक तरीके की ये पॉलिसी है। दूसरी तरीके की है जो देशी इन्वेस्टर है उस पे आप एक के बाद में एक की चीज पे आप उसको टैक्स लगाए चले जा रहे हैं ये, और इसी देसी इन्वेस्टर ने ही इस मार्केट को 2015 में मार्केट को ठीक से रखा था और उसकी वो आज प्राइस उसने पे कर दी है, इतना नुकसान उठा के इस मार्केट के अंदर 2016 में। तो ये कहां तक जायज होगा कि एक तरह की पॉलिसी चलती रहेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआई इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि पैसा इस देश से ले जा रहे हैं और जो इस पैसा देश में लगा रहा है उसको आप पेनल्टी के ऊपर में पेनल्टी लगाते आ रहे हैं। एसटीटी का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन और कॉस्ट बढ़ा दीजिए आप। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इंडिया की 1% ऑफ द पॉपुलेशन भी इक्विटी मार्केट में नहीं है और लोग को आना चाहिए, और लोग को आने के लिए तो उसको आपको सहायता देनी चाहिए, उसको टैक्स ब्रेक देने चाहिए। आप कह रहे हैं उल्टा कि जो था भी उसको भी बाहर निकाल दो, कि वो बोलेगा यार इतना मेरा कॉस्ट हो गया, इतना मेरा ये हो गया, तो मेरे पास बचेगा क्या एंड में, और फिर टैक्स दे दूंगा उसके बाद में। तो उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि काफी सारे निवेशक जो होते हैं जो सिर्फ लॉन्ग टर्म बेचते हैं कि हमें टैक्स नहीं भरना, ना हमें टैक्स से मतलब है कोई, हम जीरो टैक्स रहेंगे, उनको भी आप टैक्स नेट में ले आएंगे, उनको भी आपको रिटर्न फाइल होंगी, फिर वो भी आपके असेसमेंट में जाएंगे। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हमारी अगर पॉलिसी है कि और लोग को इक्विटी में लाना है तो बजट को उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसमें ऐसी चीजें लगा दीजिए कि यार अब आप जानते हैं कि कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना नहीं चाहता इंडिया में। वो अभी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो छोटा इन्वेस्टर है, कहता है ठीक है लॉन्ग टर्म है, जीरो टैक्स है, मैं बचा हुआ हूं। अब उसको बोलेंगे आप रिटर्न फाइल करिए, आप उसमें अब उसकी कभी 3 साल में कभी एक बार प्रॉफिट हो गया तो रिटर्न फाइल हो गई उसकी, अब उसको इनकम टैक्स स्क्रूटनी में ले आएंगे उसको हम लोग। कहां से, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मेरे को कि ये पॉलिसी हमारी एक है और हमारे एक्शन दूसरे हो रहे हैं। बिल्कुल, टैक्स में क्लैरिटी लाने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल सर आपसे ये बताइए, तो फिर ऐसे कंफ्यूजन भरे माहौल में जहां 2 हफ्ते बाद बजट आने वाला है, प्री बजट रैली तो छोड़िए, प्री बजट सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, कितनी और डाउन साइड आपको लगती है? इतना गिर चुका है मार्केट, यहां से करेक्शन और कितना हो सकता है? देखिए इसमें दो चीजें हैं। करेक्शन का एक इम्पैक्ट है कि ये देखिए हम इंडिया में अकेले नहीं है, करेक्शन ये ग्लोबली हुआ था तो हम भी साथ में गिरे हैं। तो इतना हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ ही इंडिया फैक्टर से हुआ था, ग्लोबल फैक्टर भी है जिसके कारण ये पूरा मार्केट सेल ऑफ हो रहा है। और हमें ये, और इसीलिए कह रहा हूं कि जो हमारी जो पॉलिसी थी कि फॉरेन इन्वेस्टर की, वो इस समय आके इम्पैक्ट करती है कि जब पैसा बाहर जाने लगता है तो बाजार के अंदर में इतनी वॉलेटिलिटी आती है। आपने इंपोर्ट की वॉलेटिलिटी को कितना गिर सकता है, मेरे हिसाब से अब इसके बाद में बजट के ऊपर है कि कितना मार्केट को ले जाएगा। बिकॉज यहां से बजट तक जो हम देख रहे हैं माहौल, इंटरनेशनल माहौल और ये माहौल, आई थिंक कुछ स्टेबिलिटी आनी चाहिए। 10 दिन हो गए लगातार को, टेक्निकली ही सपोर्ट ले लीजिए आप, अगर फंडामेंटली नहीं सपोर्ट मानते हैं तो एक टाइम पे आएगा कि मार्केट थोड़ी स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। तो आई डोंट, मेरे हिसाब से तो गिरना इस स्टेज में अभी से लेकर बजट तक, अनलेस ग्लोबली कुछ और एक बड़ा सेल ऑफ होता है, डोमेस्टिकली मुझे लगता नहीं कुछ खास होगा। बट बजट से अगर ऐसे आते रही न्यूज कि इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स आएंगे जो इन्वेस्टर अनफ्रेंडली होंगे, तब ये सेल ऑफ बढ़ सकता है। बट मेरे हिसाब से अब हम उस जोन में आ गए हैं कि 5% 7% के आसपास के बीच में, उसके बाद में मार्केट स्टेबलाइज करनी जानी। तो इतना पैनिक भी नहीं होना चाहिए कि अब इसके बाद में कोई 20% और मार्केट गिरेगी, बट इतना वो भी नहीं होना चाहिए कि आज जाके सारा बाजार खरीद लीजिए आप जाके। तो अजय जी, जो मैं समझ रहा हूं 6500-6600 के आसपास निफ्टी आ जाए, वहां पर खरीदारी करने का मौका बनेगा। जब भी मौका मिले वहां पर नजर रखिए, पैनिक मत करिए इन लेवल्स पे, ये आप कह रहे हैं, राइट? नहीं सिंह साहब, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो लेवल मत देखिए, अपने आप स्टॉक आइडेंटिफाई करिए कि मेरे को जो स्टॉक मिल रहे हैं और जो मैं खरीदना चाहता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जो भी है, और उसके अंदर में प्लीज इंश्योर करिए पीएसयू बैंक को मत रखिएगा उस लिस्ट में। ओके, चाहे मुझे आपने अशोक लेलैंड खरीदना है, मुझे मारुति खरीदना है, मुझे जो भी आपने अपने लिए निकाली है लिस्ट, आप उसके लेवल को ट्रैक करके उसकी स्टेबिलिटी आते ही उसमें आप निवेश करिए।
मार्केट का लेवल आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज एक गिरती हुई मार्केट में भी अच्छा शेयर स्टेबल भी रहा है। आपने लास्ट टाइम देखा भी है, कल भी काफी शेयर स्टेबल भी रहे हैं। इतना नहीं कि सारे गिरे हैं, कुछ 1% गिरा, कुछ आधा % गिरा है, तो ये नहीं कि सारे ही 6% गिरे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अपनी एक लिस्ट बना लीजिए, और उस लिस्ट में हमारी राय ये कहती है कि पीएसयू बैंक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को मत रखिएगा। अगर इन 2 सेक्टर में नहीं रखिएगा तो बाकी सेक्टर में आपको कुछ शेयर अगर अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदना चाहते हैं, उनके लेवल देख के उनमें निवेश करना शुरू कर दीजिए। मार्केट का लेवल 4-5% जा सकता है, बट आपका शेयर शायद ना भी गिरे उस मार्केट के अंदर में। तो इसलिए बोल रहा हूं, अपनी लिस्ट को तैयार रखिए और पोर्टफोलियो को मदद करिए लिस्ट बनाने में। यहीं पे तैयार करते हैं लिस्ट। आप कह रहे हैं कि पीएसयूज को, बैंक्स को मत रखिएगा, कैपिटल गुड्स को मत रखिएगा, लेकिन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनको आप सबसे ज्यादा तवज्जो देंगे और कौन से वो शेयर होंगे उसके अंदर? देखिए, हमारे हिसाब से एक सेक्टर जो अभी ठीक लग रहा है हमारे को, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। उसको कुछ सपोर्ट भी मेरे हिसाब से बजट में सपोर्ट आनी चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं आएगी तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, बट आनी चाहिए कुछ सपोर्ट ऑटोमोबाइल को। ओके, दूसरा सेक्टर जो हमें लगता है इसमें ठीक लग रहा है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट कर रही है अब वो पीपीपी मॉडल खत्म हो चुका है। तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो इशू हो रहे हैं, 4-5 ज्यादा कंपनियां नहीं है, 4-5 कंपनियां हैं जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, रोड सेक्टर में है, उसके ऊपर आप अपना थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। एमएनसी स्टॉक को जरूर ध्यान दीजिए, बिकॉज एमएनसी स्टॉक के अंदर में आपको सेफ्टी भी मिलेगी और अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे अगले 12-14 महीने में। खासकर अगर कोई एमएनसी अपना स्टॉक को खरीद लेती है कंपनी को सब्सिडरी से अलग करने के लिए। ओके, तो उसके ये 3 सेक्टर्स हैं जो फार्मा, तो खैर हमेशा मैं कहता हूं कि हर गिरावट पे फार्मा को एक्यूमुलेट करिए और बेचेगा मत फार्मा इंडस्ट्री को, बिकॉज वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया की डेमोग्राफिक सेगमेंट से लिंक्ड है, और जितने हम बुढ़े होते जाएंगे उतनी वो इंडस्ट्री हमको प्रॉफिट देती जाएगी। तो ऐसी इंडस्ट्री बहुत कम मिलती है, फार्मा एक है। दो चीजों पे आपसे राय लेना चाहता हूं। एक तो जैसे आपने फार्मा में कहा, फार्मा को मैं भी पहले बहुत अच्छे स्टॉक समझता था, डिफेंसिव समझता था, लेकिन अब चाहे बड़ी से बड़ी फार्मा कंपनी हो या छोटी से छोटी फार्मा कंपनी, अब सबसे बड़ा डर तो ये लगता है पहले बैलेंस शीट में ये देखने का है कि इसका अमेरिका में कितना बिजनेस है, और जहां अमेरिका में बिजनेस है ऐसा डर लगता है कब किस दिन यूएस एफडीए का डंडा इन पे चलेगा पता नहीं। और ये स्टॉक, बड़े बड़े स्टॉक भी 10-15% ऐसे गिरते हैं वार्निंग लेटर आने के बाद, तो वो डर है, उसका क्या करें। दूसरा, बैंक। अब पहले ये समझते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो बैंक तो सबसे पहले चलेंगे, और सबसे ज्यादा दिक्कत है बैंक में आ रही। तो ये 2 सेक्टर जो सेफ समझते थे वहां पर अब सबसे बड़ा डर है, तो इसमें फिर शेयर कैसे चुने? देखिए, ऐसा है, फार्मा के अंदर में बड़ा एक क्लियर सिग्नल था कि इस जो यूएस गवर्नमेंट में हमने सोचा था कि जैसा इंडियन गवर्नमेंट की ओवर रीच हुई है पॉलिटिक्स में यूएस को, तो सपोर्ट मिलेगी। वो सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि उल्टा हमारे पर आ गया कि जितनी इंडियन कंपनी फार्मा, बिल्कुल सही कहा आपने, इतना अटैक एफडीए का शायद आज तक कभी नहीं देखा होगा हिस्ट्री में फार्मा में। ओके, बट दूसरी बात यह है कि वहां की जो आपकी पॉलिटिक्स जो चल रही है यूएस की, और बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, दोनों लीडिंग कंटेंडर्स डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि हमारा हेल्थ केयर कॉस्ट, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कॉस्ट दुनिया में सबसे हाईएस्ट है, उसको नीचे लाना ही पड़ेगा। अगर ये उनकी पॉलिसी या दोनों में से कोई भी जीतता है, चाहे हिलरी क्लिंटन जीतती है चाहे बर्नी सैंडर्स जीतते हैं, पॉलिसी दोनों की एक ही है कि जेनेरिक ड्रग ज्यादा होने चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन रेट नीचे आने चाहिए। उसका मतलब एक ही है कि उनको ग्लोबली मार्केट से खरीदना ही पड़ेगा। तो जैसे ही सरकार बदलेगी आप देखेंगे एफडीए का भी जो रवैया है वो भी बदलेगा, बिकॉज आज की तारीख में एफडीए का रवैया बड़ा क्लियर है। अब जेन्युइन है कि नहीं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, बट इतना सारा एक साल में होना कुछ एकदम से अजीब सा कोइंसिडेंस लगता है। तो यूएस पॉलिसी को देखते हुए और वर्ल्ड वाइड पॉलिसी देखते हुए कि हेल्थ केयर कॉस्ट को नीचे लाना ही है, इंडिया का रोल बड़ा रहेगा। हाँ, ये छोटे झटके आएंगे, मार्केट करेक्ट भी हुई है, सन भी करेक्ट हुआ है और ये भी हुआ है, बट एक चीज आप नजर देखिएगा, जैसे सन फार्मा भी देखेंगे आपका 600 या 625 तक नीचे आ गया था शेयर, उसके बाद में तुरंत रिकवरी करके 750 के आसपास आ गया है। तो अगर रिकवरी आएगी बाजार में और ये आएगी और यूएस के अंदर वह नया प्रेसिडेंट आएंगे, तो ये इंडस्ट्री जो अगले 3 से 5 साल में आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगी। ये आप रखिए। इंडिया में भी सेम डिबेट चल रहा है कि दाम कम होने चाहिए, जेनेरिक्स आने चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो बाहर से आ रहे हैं उनको आपको बदलिए, उनको इंडियन ऑल्टरनेटिव दीजिए आप। तो इसका भी यहीं पे फर्क पड़ेगा। तो फार्मा को आप होप मत लूज करिए।
हाँ टेम्पररी सेटबैक था 2015 का एफडीए का, बट उसके आगे देखिए कि क्या यूएस में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, और ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया पोजीशनिंग में है, इनके पास कैपिटल भी है और सबसे बढ़िया बहुत कम डेट है। फार्मा कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे बहुत बढ़िया बैलेंस शीट है और इक्विटी भी रेज कर सकती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी एफडीए की, हाँ ये जाएगी धीरे धीरे, बट बैलेंस शीट स्ट्रांग है, प्रमोटर स्ट्रांग है, ग्लोबल स्टैंडिंग है, ग्लोबल डिमांड इनकी फेवर में है। तो इसलिए बोल रहा हूं फार्मा में ये आप नजरअंदाज कर दीजिए कि जो हुआ 2015 में वो एक हादसा समझ लीजिए। 10 साल या 15 साल अगर एनालाइज करेंगे एक इंडस्ट्री का आप सिंघवी जी, और एक साल में प्रॉब्लम आई है सारी, तो उसको आप थोड़ा सा नजरअंदाज भी कर सकते हैं। और हमने देखा है सन फार्मा अब इतनी बड़ी गिरावट में भी इसने कुछ खास पार्टिसिपेशन नहीं किया। आप देखिए इस साल एक लौता शेयर है जो निफ्टी का हरे निशान में ट्रेड कर रहा है 1 जनवरी से अब तक। ये अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात की अजय जी ने, क्योंकि अजय जी मतलब इस वक्त जो फार्मा शेयरों को लेकर लोगों में जो डर हुआ है बिल्कुल, तो आज काफी हद तक दूर हुआ है। कैश है बैलेंस शीट में, सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन एक और इंडस्ट्री जिसका जिक्र अब तक नहीं हुआ है, मैं आपकी जो लिस्ट है जो आपने बताया ऑटो, कंस्ट्रक्शन, एमएनसी, फार्मा, उसमें नहीं देख रहा हूं, वो है आईटी सेक्टर। देखिए इन्फोसिस ने भी काफी अच्छे नतीजे पेश किए हैं। आईटी सेक्टर पर आपका क्या व्यू है? इसके दिग्गजों में क्या खरीदारी करनी चाहिए इस समय? देखिए आईटी सेक्टर एक सेफ सेक्टर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें गिरावट भी हुई थी, एक ही दिन हुई थी जब कॉग्निसेंट का रिजल्ट आया था, 4-4.5% गिरा था जी। बट हम ये कह रहे हैं कि इस बाजार के लेवल के ऊपर में अगर आपने निवेश करना है तो हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होनी चाहिए, 20 से 25% होनी चाहिए। उसमें आईटी सेक्टर से इतना रिटर्न निकालना बहुत मुश्किल होगा। जब बाजार ऐसी गिरती है तो इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी आती है आपके इक्विटी मार्केट में, तो उसके अंदर में आईटी की सेफ्टी लेके आप रिटर्न्स अपनी आप कमी करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे उसके अंदर में। और दूसरी बात यह है कि आप 3-4 साल से देख लेंगे कि आईटी का जो परफॉर्मेंस है बेस्ट पीरियड ऑफ द मार्केट में भी मीडियोकर रहा है। तो अगले 3 साल में हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि ये मार्केट से आउट परफॉर्म करेगा ये सेक्टर। इसमें कोई ऐसा मतलब डिमांड के अंदर में खासकर कोई ऐसा पैटर्न नजर नहीं आ रहा इसके अंदर में हमको कि ये आउट परफॉर्म करेगा। तो इसलिए क्यों ऐसे सेक्टर में जाना जब आपके पास सेक्टर है जहां पे रिटर्न आपकी काफी अच्छी आ सकती है वनस्पत की आईटी के। तो ये नहीं कि आईटी खराब है, बट पैसा तो लिमिटेड है, तो हम कहीं तो डालें जहां पे रिटर्न हमारी अच्छी आए। चलिए कुछ बड़े स्टॉक्स मेरे रडार पर आ रहे हैं वॉल्यूम की वजह से। रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां पर 1 लाख शेयरों का एक बड़ा सौदा होता दिखा है। इंडसइंड बैंक में 3 बड़े सौदे होते दिखे हैं, 805 रुपए पर, 806 रुपए पर और 812 रुपए पर 1-1 लाख शेयरों के 3 सौदे हुए हैं। आईटीसी में 2.5 लाख शेयरों का एक सौदा हुआ है, पावर ग्रिड में 5 लाख शेयरों का एक सौदा हुआ है। तो कम से कम एक संकेत अच्छा जो दिख रहा है यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम जो होता दिख रहा है बड़े सौदे के तौर पर, वो ये है कि एग्रेसिव सेलर जो हैं इस बाजार में उन्हें कहीं न कहीं कोई न कोई बायर तो मिल रहा है, तो सामने खरीदारी होती हुई दिख रही है। कम से कम अजय जी ये संकेत लेना ठीक है इस बार इस वक्त जो बड़े सौदे आज सिर्फ और सिर्फ दिग्गज शेयरों में हो रहे हैं? नहीं देखिए इसको 2 तरीके से कहते हैं कि एक तो बायर है बहुत बड़ा, आपने बिल्कुल सही कहा कि कम से कम बाजार में बायर तो है जो इतना बड़ा शेयर उठाने को तैयार है। तो इशू जो देखने वाला है कि ये बेच कौन रहा है, बिकॉज हमें वरी एक करनी है सिंघवी साहब, अगर लोकल म्यूचुअल फंड के अंदर में रिडेम्पशन आएंगी या वहां पे इनफ्लो रुक जाएगी तो उसका बड़ा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है मार्केट ग्रोथ में। शॉर्ट टर्म तो अच्छा है कि कोई ना कोई तो खरीद रहा है इन शेयर को, बट अगर म्यूचुअल फंड है जो ये बेच रहे हैं बड़े बड़े लॉट, तब एक थोड़ा सा वरी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखना होगा अनिल दरअसल सेलर कौन है, लेकिन अब नजर रहने वाली है टीम लीज के बिल्कुल टीम लीज के आईपीओ पर जो कुछ ही देर में लिस्ट होने वाला है। एक बार देखेंगे प्री ओपनिंग सेशन में किस तरह से टीम लीज का आईपीओ इस समय ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर नजर रहेगी। आप देखिए टीम लीज इस समय प्री ओपनिंग सेशन में मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, करीब करीब 1% मजबूत खुलेगा अनिल जी। ये तो काफी खराब लिस्टिंग मानी जाएगी अगर सिर्फ 10 रुपए ऊपर खुले टीम लीज, तो शायद निराशाजनक 66 गुना सब्सक्राइब हुआ था। हाँ, उसके बाद अगर ये ओपनिंग होती है तो। चलिए अजय जी से विदा लेने का वक्त है। सर शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद, बहुत बढ़िया रहा, धन्यवाद। और बाजार इस बीच उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं और एकदम फ्लैट ट्रेड, लेकिन मिड कैप और बैंक्स में नुकसान बरकरार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। टीम लीज के इशू खुलने के बाद किस तरह की आपकी रणनीति होनी चाहिए ये सब बताएंगे, और आज सोना किस तरह से खुलेगा इसकी जानकारी भी आपको देंगे। ब्रेक के उस पार उदयन मुखर्जी, मधु केरा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।